नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सेब उत्पादन में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यानी यहाँ का जो सेब है, जो सेब उत्पादन है, वो एक तो काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है, साथ ही साथ यहाँ का सेब जो है काफ़ी उन्नत और अच्छी किस्म का माना जाता है, जिसका निर्यात न केवल देश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में किया जाता है, अपितु हमारा हिमाचल का जो सेब है वो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। दरअसल में भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख टन सेब का उत्पादन होता है, जिसमें हमारा हिमाचल का जो हिस्सा है लगभग 29% है। यानी देश की कुल उत्पादन का 29% जो है उत्पादन हम प्रदेश में करते हैं। लेकिन दर्शकों, इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वर्तमान की इस प्रतिस्पर्धा के दौर में यदि अच्छी फसल उगानी है, अच्छा व्यावसायिकरण करना है, या फिर विदेशों में compete करना है, जो सेब की फसलें विदेशों में आती है, चीन से आती है, ईरान से आती है, इटली से आती है या अमेरिका से आती है, उस प्रतिस्पर्धा को अगर चैलेंज करना है तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यानी परंपरागत खेती से हटकर न्यू डेंसिटी, जिसको हैवी डेंसिटी उत्पादन कहा जाता है, उसकी तरफ और किस्म जो है वो अच्छी हो, इस तरफ रुझान करने की आवश्यकता है, जिस पे हिमाचल प्रदेश ने काम करना शुरू कर दिया है। यही जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देंगे। यानी आज जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसका शीर्षक है हिमाचल सेब उत्पादन में उभरता स्वरूप। यानी वो स्वरूप क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ इस विधा के एक्सपर्ट मौजूद हैं श्री अवनीश चौहान जी। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और मुझे इनवाइट किया। चौहान साहब न केवल प्रगतिशील किसान है, युवा बागवान है, अपितु इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा और विभाग द्वारा, हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा, उद्यान विभाग द्वारा इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। दर्शकों, आज के विषय से संबंधित यदि आपकी भी कोई समस्या है, कोई शंका है, या कुछ भी जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो सीधे आप वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं हमसे। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारे नंबर है 28000177। दूसरा नंबर भी नोट कर लें, दूसरा नंबर है 28000178। नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 280117। दूसरा नंबर है 28000178। STD कोड लगाना अनिवार्य है। STD कोड है 0177, यानी 0177। तो दर्शकों, उठाइए फ़ोन और कीजिए हमसे बात, बताएं अपनी शंका, अपना और समाधान हमसे जानिए। चौहान साहब, पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप स्वाभाविक तौर पर अभी युवा हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। मेरा सवाल ये कि इस आयु में भी जब लोग जो है नौकरी की तरफ भागते हैं, नया व्यवसाय शुरू करने की तरफ भागते हैं, आप बागवानी की तरफ कैसे रुझान हुआ? इसमें मैंने जब अपनी पढ़ाई ख़त्म की थी +2 के बाद, तो मेरा नौकरी की तरफ पहले से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। तो उस टाइम से मैं अपनी इस फील्ड में हम लग गए थे। तो पहले तो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, जैसे सब कर रहे थे, तो हमने भी वो 1-2 साल 3 साल हमने किया। तो उसके बाद कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो हमारे यहाँ पे इस इंडस्ट्री के थे, तो मैंने लगभग मैंने सबके ऑर्चर्ड्स में विज़िट किया। तो वहाँ से जो चीज़ें सीखने को नई मिली, फिर हाई डेंसिटी प्लांटेशन, फिर करते करते हम इंपोर्ट वगैरह हमने स्टार्ट किया। तो बाहर के कुछ एप्पल कंसल्टेंट्स, उनके कांटेक्ट में हम लोग आए, तो वहाँ से काफ़ी कुछ हमारे को सीखने को मिला और वही सारे हमने प्रैक्टिकली अपने ऑर्चर्ड्स में करके देखा। तो उससे जो रिज़ल्ट्स आए वो हमने एज इट इज़ जो है लोगों के साथ भी हमने शेयर करने की पूरी कोशिश की है। तो अब मेरे को 8 से 10 साल लगातार इस फील्ड में पूरा यानी कि फुल टाइम फार्मिंग करते हुए हो गया जी। जी, आपने कहा कि कुछ प्रगतिशील किसान जो थे उनसे मोटिवेट होके, प्रोत्साहित होकर आप इस क्षेत्र में आए, और आज समय ये है कि आप बहुत सारी युवा पीढ़ी के लिए आप प्रेरणा का स्रोत है, यानी सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं उस पर भी चौहान साहब में आऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर प्रदेश की सेब उत्पादन की खेती की हम बात करें, तो आप बताएं जरा कि प्रदेश में अभी तक जो खेती हो रही थी, जो अभी तक चलन है, यानी वर्तमान में सेब उत्पादन की स्थिति प्रदेश में है क्या? हाँ जी, पहले जो अभी तक जो फार्मिंग होती थी वो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, यानी कि जो वेराइटीज़ थी वो भी हमारी पुरानी वेराइटीज़ थी, रॉयल है, या फिर आपका जो रूट हमारा जो यूज़ होता था वो सीडलिंग था। तो जो प्लांटेशन होती थी वो लगभग आपका 15-18 फीट पे, 20 फीट पे भी प्लांटेशन की जाती थी। तो उसमें जो है एक प्लांट को तैयार करने में लगभग 15 साल 20 साल भी लग जाते थे।
तो उसके बाद थोड़ा क्लोज आए तो लगभग ये समझिए कि 10 साल भी लगने लगे। लेकिन जो आज का जो दौर चला है ये हाई डेंसिटी प्लस अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है, यानी कि 3 फीट पे 4 फीट पे प्लांटेशन हो रही है। तो उसमें क्या है कि रूट स्टॉक आप कोई भी यूज़ करो, आपका वो तो आपका लैंड कंडीशन देख के होता है, या फिर आपकी लैंड कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर आपका पानी की कमी है तो आप सीडलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस पर जो वेराइटीज़ है, नई वेराइटीज़ आप लगा सकते हैं। बाकी जो प्रोनिंग ट्रेनिंग सिस्टम जो अब जो चेंज हुआ है, जो नया दौर चला है, तो इसमें हम प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें एक तो आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपकी जो है ज़्यादा पहले से बेहतरीन आएगी। जी चौहान साहब, आपने कहा कि अभी तक जो परंपरागत खेती होती थी उससे हटकर जो अब जो है युवा किसान, आप जैसे किसान जो है वो अब क्या कर रहे हैं, हाई डेंसिटी की तरफ आ रहे हैं। और आपने अल्ट्रा डेंसिटी की बात भी कही। ये हाई डेंसिटी और अल्ट्रा डेंसिटी जो है वास्तव में क्या है? मोटा मोटे तौर पर तो ये हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, कम से कम यानी कि आपका कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना, और उससे आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी। ये आपका हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी हुआ। तो चौहान साहब, ऐसे में वैरायटी की सिलेक्शन कैसे की जाए? होता ये है कि सब चाहते हैं कि मैं भी अगर किसान हूँ, बागवान हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती, ज़्यादा से ज़्यादा फसल मैं उगाऊँ कम से कम क्षेत्र में। मेरे पास जितनी सीमित भूमि है उससे मैं अधिक से अधिक उत्पादन करूँ। लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन की, तो किसान जो है आमतौर पर कंफ्यूज हो जाता है, कैसे सिलेक्शन की जाए। वैरायटी तो सिलेक्शन वो थोड़ा सा बताएं हमारे उन दर्शकों के लिए। इसका जो मेन वो है, तो वैरायटी सिलेक्शन आपका जो है एलिवेशन के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जो आज के दौर पे जो वैरायटीज़ आ गई है, बागवान हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे कि इतनी सारी वैरायटीज़ अब कौन सी हम लगाएं। अब वैरायटीज़ के नाम गिनाएंगे तो कम से कम आपके 50 वैरायटियाँ आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें से जो सिलेक्शन आपने अपना करना है, आपने सबसे पहले अपनी एलिवेशन देखनी है कि आपकी एलिवेशन कितनी है। अगर आपका लो हाइट है, यानी कि आपका 3000 से आप कर सकते हैं स्टार्ट। 3000 पे आपके कुछ गालाज है, हाई कलर स्टेन्स गाला के जो आए हैं, वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो हाई प्रोडक्टिविटी वाले होते हैं। और उसमें क्या बोलते हैं, आपका कलर भी हाई होता है, साथ में उसमें लो हाइट पे साइज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हर साल रेगुलर क्रॉप भी आएगी। अगर आप कोई ये डिलीशियस वेराइटीज़ इतनी लो हाइट पे बनाएंगे तो स्पर फॉर्मेशन में उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हम मिडल बेल्ट पे आए, तो मिडल बेल्ट के लिए सेमी स्पर वेराइटीज़ है। सेमी स्पर वेराइटी यानी कि जिसमें हाई कलर भी हो, साथ में आपकी ग्रोथ प्लस आपका कलर भी हाई कलर हो। तो ये है। और दूसरा आपका हाइट्स आती है। फिर जो हाइट्स की जो वेराइटीज़ होगी वो हमारी स्टैंडर्ड वेराइटीज़ आती है, जिसमें कि आपका स्ट्रिप्ड कलर वेराइटीज़ हो, आपका साइज़ अच्छा हो। क्योंकि जो हाइट है, हाइट में आपका हमेशा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी ग्रोथ की। अच्छा, ग्रोथ की, क्योंकि वहाँ पे पीरियड कम मिलता है और साथ में ठंड जल्दी हो जाती है। दूसरा वहाँ पे साइज़ की प्रॉब्लम आती है, इसलिए वहाँ की जो वेराइटीज़ है वो थोड़ी लेट कलरिंग वेराइटीज़, जिसमें कि साइज़ अच्छा आ जाए। साइज़ अच्छा आ जाए, कलर की वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से हमारे को वेराइटी का जो है सिलेक्शन करना होता है। यानी हम डिपेंड करता है कि आपकी जो है हाइट कितनी है, आपकी भूमि किस तरह की है, उसके ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करता है। हाँ जी, बिल्कुल। इन दिनों चौहान साहब जो चलन है वो अलग अलग चलन है, यानी रूट सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। रूट सिलेक्शन का हमारा इसके ऊपर कॉल्स भी मेरे को कई बार काफ़ी आते हैं कि रूट सिलेक्शन हमने कैसे करनी है। सीडलिंग पे काम करे कि एलिवेशन इतनी है, इस पे कौन सा रूट। सबसे पहले तो आपने जो आपका रूट सिलेक्शन है उसमें आपने एलिवेशन नहीं आपने देखनी है, क्योंकि जो एलिवेशन है वो आपकी वैरायटी सिलेक्शन में जो ये महत्वपूर्ण है। जो आपका रूट सिलेक्शन है उसमें वैरायटी की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, उसमें आपका जो एलिवेशन की जरूरत नहीं है। एलिवेशन की जरूरत नहीं है। उसमें आपकी लैंड की कंडीशन, यानी कि आपका लैंड का जो सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा आपकी वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर आपके पास पानी अच्छा है और आपके पास लैंड सीधी है तो आप M9 पे जाओ, उसमें हाई प्रोडक्टिविटी है और प्लांट छोटा होता है, अर्ली क्रॉपिंग होती है और साथ में उसमें आपका जो है सबसे अच्छा क्वालिटी फ्रूट आप उतार सकते हैं। फिर दूसरा, अगर आपके पास पानी थोड़ा सा कम है, यानी कि आप हफ्ते में एक बार आप इरीगेशन कर सकते हैं। फर्टिगेशन भी, क्योंकि रूट में जो है आपका इरीगेशन के थ्रू ही आपके फर्टिलाइजर्स दिए जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी उसमें आप फिर सिलेक्शन कर सकते हैं 111 वगैरह, अगर आपके पास पानी कम है। अगर आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, आपने नेचुरल तरीके से लगाना है तो आप सीडलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये आज के दौर में एक वो बन गया कि आपने नई प्लांटेशन करनी है तो आपने रूट पे ही करनी है। रूट पे सिर्फ आप तब जाओ अगर आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी और आपकी लैंड कंडीशन उस लायक है, वरना सीडलिंग पे भी आप नई वेराइटीज़ को लगा करके आप वैसी ही प्रोडक्शन आप उस पर भी उतार सकते हैं। क्योंकि चौहान साहब, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर जो सेब उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, उसमें पानी की समस्या रहती है। जो सिंचाई अगर आपने करनी है तो आपने ये अच्छी बात कही कि आप ये देख लें कि अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में पानी है
तभी आप इस तरफ जाएं। हाँ जी, तभी रूट स्टॉक पे जाए, तभी वरना रूट- सीडलिंग पे लगाओ इन्वेस्टमेंट भी कम है, जी। और दूसरा आपका जो है क्या बोलते हैं सीडलिंग पे रफ एंड टफ है, उसमें पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। जरूरत नहीं होती। हाँ जी, अगर आप विदाउट वाटर आप रूट स्टॉक की आप खेती करना स्टार्ट करते हैं और आपके आने वाले 3-4 साल में बाई चांस ड्रॉट पड़ गया, तो रूट पे ज़्यादा असर पड़ता है स्ट्रेस का जी। एज़ कम्पेयर टू सीडलिंग, क्योंकि सीडलिंग डीप रूटेड होता है, वो अपना इंतजाम कर ही लेता है, लेकिन जो आपका रूट स्टॉक है वो थोड़े शैलो रूटेड होती है, उतनी ज़्यादा उसकी डीप रूट्स नहीं होती है, तो उसको पानी की शॉर्टेज होने की वजह से, ड्राई सीजन जाने की वजह से उसमें ड्रॉट और आपका स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। जी, सीडलिंग में। तो चौहान साहब एक चीज़ और बताएं कि जब अभी आप बात कर रहे थे कि किस तरह का एरिया है, कितनी हाइट है आपके उस हिसाब से, तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो चलो एरिया वाइज अगर हम लें, जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जैसे शिमला का ऊपरी क्षेत्र हो गया, हाँ जी। किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू का ऊपरी क्षेत्र हो गया, इस एरिया में आप हमारे बागवानों को क्या सलाह देंगे कि किस तरह की खेती आपको इस एरिया में करनी चाहिए? इस एरियाज़ में आपका आप वो तो अगर आपके पास पानी है तो रूट पे जा सकते हैं, वो तो कोई डाउट नहीं, लेकिन जो वैरायटी सिलेक्शन है मेन चीज़ ये है, जो हाइट्स है वहाँ के लिए वैरायटी ज़रूरी नहीं आपने सेमी स्पर और स्पर पे ही जाना है। जी। इसमें स्टैंडर्ड जो वैरायटीज़ है वो रजिस्टर्ड भी है, हेप्का हो गया आपका, या फिर आपका टॉप रेड हो गया, अर्ली रेड वन, ये काफ़ी सारी वैरायटीज़ है जो हमारे डिपार्टमेंट ने पहले से यहाँ पे काफ़ी पहले की आई हुई है, तो ये सारी वैरायटीज़ है, लेट कलरिंग वैरायटीज़ है, साइज़ काफ़ी अच्छा है और उसमें ग्रोथ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाइट वाले जी, जैसे आपने कहा था कि हाइट में जो है ग्रोथ की दिक्कत रहती है, फिर ग्रोथ वो- की दिक्कत रहती है, तो उनको इस तरह की वैरायटी इस तरह की वैरायटी, जी, जी। बाकी जो रूट का तो वही है, आपका लैंड स्ट्रक्चर देख के अगर आपके पास कंडीशन है, आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी है तो रूट पे लगाओ, वरना आप सीडलिंग पे उसको हाई डेंसिटी कर दो, हाई डेंसिटी कर दो, और जो ट्रेनिंग प्रोनिंग सिस्टम है आज की डेट में टॉल स्प्रिंडल सिस्टम है, या फिर आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम है जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में चलता है। दूसरा आपका वो वर्टिकल एक्सिस है, अगर आपने थोड़ा सा दूर काम करना है 5-6 फीट पे, तो अलग अलग सिस्टम्स है, इनको आपने अपनी डेंसिटी के हिसाब से अपनाओ। ये डेंसिटी के हिसाब से अपना। चौहान साहब ये तो होगी बात जो ऊपरी क्षेत्र है, यानी जो हमारे मैक्सिमम जो है अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो सेब उत्पादक क्षेत्र है। अब हम मिडल की बात करें तो जो मिडल क्षेत्र है, क्योंकि प्रदेश में ज़्यादातर जो है वो बहुत हाइट और बहुत लो के बीच का जो ज़्यादा क्षेत्र है उसमें काफ़ी सेब उत्पादन होता है। उन किसान बागवान भाइयों के लिए आप क्या उनके मशवरा लिए देंगे? जो मिडल बेल्ट्स आती है, आपका मिडल बेल्ट में आपका दोनों का मिक्सचर चलेगा, मिक्सचर हो यानी कि आपका जो जो काफ़ी लो हाइट्स है वहाँ पे स्पर वेराइटीज़ है, फिर मिडल बेल्ट्स के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ के लिए सेमी स्पर वेराइटीज़ है जिसमें कलर भी हाई हो, और दूसरा आपका साइज़ की भी प्रॉब्लम ना आए, उसमें स्ट्रिप्ड कलर वेराइटीज़ है लेकिन अर्ली कलर है, यानी कि आपका वॉलनट स्टेज के बाद जो वेराइटियाँ कलर छोड़ना शुरू करे। कुछ वेराइटीज़ ऐसी है जो पुरानी जैसे आई हुई है, आपका जेरोमाइन भी है, या फिर आपका स्कारलेट 2 वगैरह ले ले, या फिर एडम्स ले ले, ये आपका काफ़ी लो हाइट के है, क्योंकि ये वॉलनट स्टेज से पहले ये कलर छोड़ देते हैं, और जो भी वैरायटी वॉलनट स्टेज से पहले आपकी लाल हो जाती है उसमें आपका साइज़ की प्रॉब्लम आती है, साइज़ की प्रॉब्लम और आती है, वो जी। वैराइटीज़ लो हाइट के लिए जाएगी ताकि उसमें साइज़ बने, क्योंकि लो हाइट में कलर लेट आता है तो वहाँ पे साइज़ आ जाएगा, लेकिन अगर वो वैराइटीज़ मिडल बेल्ट पे लगाई जाए तो वहाँ पे उसमें साइज़ नहीं आएगा। तो वहाँ के लिए जो वैराइटीज़ देखनी है स्ट्रिप्ड कलर वैराइटीज़ जिसमें कलर डेवलपमेंट वॉलनट स्टेज के बाद स्टार्ट हो। जिसमें बाद में स्टार्ट है। हाँ जी। अब बात करते हैं जो लोअर जो एरिया है हमारा, जो निचला क्षेत्र है। चौहान साहब इन दिनों जो निचला क्षेत्र है हमारे प्रदेश में, उसमें भी काफ़ी उत्साहित है बागवान, जो अब नई जो वेराइटीज़ आनी शुरू हुई हैं और उसमें अब अच्छे परिणाम आने शुरू हुए हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये सेब उत्पादन से अछूता था, लेकिन अब क्या हो गया कि अब इन दिनों बहुत चलन शुरू हो गया इस एरिया में, बहुत लोग उत्साहित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या परामर्श देंगे? वो ऐसे काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हैं और वो लगातार हमारे को कॉल्स भी करते हैं, तो उनको मैं पूरा जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं गाइड करने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। जी, हमारे दर्शकों को आज भी वो कुछ जो देख रहे हैं areas- हमारे कार्यक्रम वो भी तो बताएं। कुछ एरियाज में आपको बताता हूँ, एक आपका चौपाल का कुपवी वाली बेल्ट होगी, या फिर आपका सिरमौर हो गया, इनके लिए बिल्कुल नया, मतलब अब उन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट की अभी शुरू किया जी। तो दूसरा आपका क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे एरियाज है, नीचे सोलन में काफ़ी जी, सोलन में भी काफ़ी उत्पादन शुरू हो गया। कंसल्टेंसी के अंडर भी काफ़ी ऑर्चर्ड्स है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अभी तक सब्जी की खेती करते थे, तो सब्जी की खेती में उनको जितनी मेहनत पड़ती थी उतनी ही मेहनत उसमें आपके अल्ट्रा हाई डेंसिटी में वो कर रहे हैं, तो जो कि हमारे जो पुराने यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत है, तो वहाँ के आने वाले टाइम में बहुत अच्छे वहाँ के रिजल्ट्स रहेंगे। फिर आज की डेट में जो लो हाइट्स जैसे सोलन वगैरह सेब लग रहा है, तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऐसी आ गई है जो कि लो हाइट में भी आपके गालाज है, हाई कलर स्टेन्स है, तो उनकी
बिल्कुल परफेक्ट अच्छी वेराइटीज़ वहाँ पे लग रही है, रूट सिलेक्शन अच्छा हो रहा है। फिर सब्जी की खेती है तो उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी भी पूरी है, लैंड सीधी है, तो अच्छा उनको आने वाले टाइम में जी। अच्छा तो रिजल्ट। यानी ये सीधा सीधा संदेश आपका जो निचली क्षेत्र के जो हमारे बागवान हैं जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अभी भी शुरू पदार्पण जिन्होंने किया है, उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव और प्रोस्पेक्टिव साइन और संदेश आप दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में आइए और आपके लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और फिर आपसे भी संपर्क करना चाहे तो आपसे भी साथ सकते हैं। चौहान साहब, मेरा एक और सवाल है, अगर हम बात कमर्शियलाइजेशन की करें, आमतौर पर क्या होता है कि फसल उगाने से पहले किसान बागवान यही सोचते हैं कि फसल मुझे अच्छी उगानी है और उस तरह की उगानी है जिसका मुझे अच्छा दाम मिले, मार्केटिंग अच्छी हो। तो व्यावसायिक दृष्टि से कौन कौन सा उत्पादन प्रदेश में जो है वो फिजिबल है, किया जाना चाहिए, और बस इसका कमर्शियलाइजेशन जो है के बारे में जो लोग इस तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी आप थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इसमें कमर्शियलाइजेशन तो यही है आपका, जब आप बगीचा प्लांट कर रहे हैं तो इसमें आपका जब आपकी प्रोडक्शन अच्छी आएगी। एप्पल का अगर देखा जाए, जैसे सब्जियों की खेती थी तो उसमें हर साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था, हर साल आपको वो, यानी कि आपका एक साल का वो है। लेकिन जो एप्पल का प्लांट है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टार्टिंग में, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद हल्की फुल्की मेहनत है, लेकिन ये है कि आपका 15-20 साल के लिए आपका ऑर्चर्ड अच्छा प्लांट हो गया। तो उसमें आपका ये समझिए कि शुरू की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका जो रिटर्न देखा जाए तो अर्ली रिटर्न, और साथ में आपने कमर्शियलाइजेशन की बात की तो सब्जी से अच्छा खासा वो सेब से आप उसमें एक बागवान कमा सकता है। ये आपने अच्छी बात कही चौहान साहब के, आमतौर पर जो भी फसल हम उगाते हैं किसान बागवान जो है, सब्जी है, दालें हैं, तिलहन है, जो भी है, उसमें हमारे को हर समय जब भी खेत तैयार करो, फिर उसमें बीज लाओ, बीज डालो, फिर उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया है जितनी भी है, यानी उसकी उसमें स्प्रे करना, खाद इत्यादि, वो हर साल करना पड़ता है या हर सीजन में करना पड़ता है जब भी आप सब्जी उगाएं। लेकिन सेब में आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो हैवी इन्वेस्टमेंट है। एक और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो ये नए क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी सारे कर भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का वहाँ पे ये कहना है कि सेब की प्रोडक्शन मतलब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हर जगह लग रहा है, तो इसकी जो है वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर जी, मेरा अगला सवाल यही था। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में अगर हम यहाँ का देखें तो कितना ज़्यादा सेब बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, कितना फ्रूट इंपोर्ट हो रहा है ना, और उनकी जो इंपोर्ट जो सेब होता है उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में बहुत दिन रात का अंतर अभी तक था। लेकिन जो अब जो नई किस्में हैं है ना, जो हमारी वेराइटीज हर हाइट के लिए अलग अलग आ गई है, तो उन सब के अगर हम देख के चले तो आज वो ही प्रोडक्शन, वैसी ही क्वालिटी हमारे पास यहाँ इंडिया में भी आ रही है। लेकिन जब लो हाइट्स में बहुत सारी बेल्ट्स में हर जगह ये सेब लग जाएगा तो वैसी ही क्वालिटी हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, तो इम्पोर्ट करना थोड़ा सा कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसका वैल्यू नहीं घटेगी बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत हमारा जो पूरे देश का देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। जी, यानी आपने उन लोगों की शंका का समाधान भी कर दिया जो ये इस मामले में शंकित थे कि उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्रदेश व्यापी जब उत्पादन शुरू हो जाएगा तो हो सकता है फिर उस तरह के उचित दाम ना मिले या फिर मार्केटिंग स्पेस ना मिले। लेकिन आपने कहा कि अच्छी क्वालिटी का सेब उत्पादन होगा हर जगह में, अगर होगा तो हिमाचल का नाम होगा, और देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हम निर्यात कर सकते हैं अपनी उन्नत क्वालिटी का सेब। तो मार्केटिंग जो है वो इशू नहीं है, जैसे आपने कहा इस क्षेत्र में। चौहान साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि चूँकि आप युवा हैं और संभवतः बहुत सारे युवाओं के लिए जो आने वाले इस क्षेत्र में जो आना चाहते हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप उन युवाओं के लिए जो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तरफ भागते हैं या व्यवसाय की तरफ दौड़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे अपने जो है आजीविका कमाएं, कैसे अपना जो है वो दिनचर्या शुरू करें, उन लोगों के लिए क्या आप आह्वान करेंगे कि इस क्षेत्र में आएँ और फिर इस क्षेत्र में जो है वो व्यापक संभावनाएं हैं, उन लोगों के लिए संदेश आपकी तरफ? हाँ जी, आज का अगर इसकी बात की जाए, क्योंकि हमारा जितने भी हमारे बागवान किसान हैं तो उनके जितने भी बच्चे वो पढ़ रहे हैं, यानी कि जॉब के पीछे भाग रहे हैं, है ना। ठीक है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में जाओ, लेकिन अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपका अब ज़रूरी नहीं है कि
आदमी हर आदमी को नौकरी भी मिले, सरकारी नौकरी या मिले, फिर- संभव भी नहीं हाँ है। जी, किसी का होता है कि किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो बाहर यानी कि अरे परे जाने से अच्छा अगर टाइम से इस फील्ड में काम करना स्टार्ट कर जी। दें तो इसमें बहुत सारी नई टेक्निक्स है। इसमें जब इंटरेस्ट बनेगा, ये नहीं है कि आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग जो अगर उस तरीके से देखा जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें तो आपका कोई काम नहीं है ना, यानी कि आपकी वही है जो साल भर की लेकिन आपकी आपका मेहनत होगी। संदेश ये है कि आप इस तरफ आएँ, लेकिन आए- ट्रेडिशनल हाँ फार्मिंग जी, से हटके traditional आपको आना उसको पड़ेगा। हटकर जी, आपका जी। हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे काम करो। इसमें छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें जी। हैं जो एक लेबर वाले को आप समझा भी नहीं सकते शायद, जी। वो आपको खुद करना है ना। तो वो टेक्निकल चीज़ें जब आप उसमें इंटरेस्ट बनेगा, उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जी। दूसरा, आपका जो है इंटरेस्ट जॉब के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटरेस्ट पूरा आपका इस फील्ड में, और जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं वो जी। ज़रूरत नहीं है वैसे। ये यानी कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में भी हाँ जी, जो हमारे पास है, ज़मीन है, हमारे पास पुश्तैनी भूमि है, उसके ऊपर भी हम अपना काम, ये जो नई जो तकनीक आप बता रहे हाँ जी, हैं, हाई डेंसिटी, इस तरह की प्लांटेशन करके इस क्षेत्र में भी, बागवानी क्षेत्र में भी अच्छा खासा कैरियर बनाया जा सकता है, जैसे कि आप कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है चौहान साहब आपसे कि चूँकि आप बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोग जो है आपसे संपर्क साधते हैं कि कौन सी वैरायटी लगाई जाए और वैरायटी लगाई जाए, और साथ ही साथ कि किस तरह से जो है वो हम अपना उत्पादन बढ़ाएं। अपने एरिया में किस तरह से आप लोगों को एजुकेट करते हैं, क्योंकि आप तो फ्री जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो युवा जो आज कार्यक्रम देख रहे हैं हाँ जी। उनके लिए आप ज़रूर बताएं कि किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट हम तो अपने काम में लगे हैं जी। मोटिवेशन ऐसा नहीं है, जो हमारे से पूछ रहे हैं हम उनको बता भी रहे हैं जी, फिर उसके वही अलावा- education है हाँ जो जी, आप वो educate कर काफ़ी रहे हैं। सारे नए, जो मेरा था पहले ऑर्चर्ड में ऊपर विजिट पे काफ़ी लोग आते थे, तो अभी कोरोना का दौर चला था, तो उस बीच मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया ताकि कॉल्स काफ़ी आते थे, फिर बहुत सारी कॉल्स आती है, तो कई बार ये होता है कि ये सीज़न चला है तो एक ही क्वेश्चन बार बार, तो उस पर मैं वीडियोज़ डाल देता हूँ। तो वीडियोज़ बना करके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो हमने खुद यानी कि 8-10 साल जो हमने इसमें काम किया है, तो उसको, उसके जो रिजल्ट्स हमारे को मिले, वो अब मैं अपनी वीडियोस के थ्रू मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से शेयर करने की। यानी सोशल मीडिया भी एक क्षेत्र है। आपने कहा कि इस तरह से जो आपसे संपर्क साधते हैं, मौखिक तौर पे जो आपके व्यक्तिगत तौर पे आपके पास आते हैं, उनका तो आप मार्गदर्शन करते ही करते हैं, और जिनके पास आपके मोबाइल नंबर है, टेलीफोन कॉल्स है, आपका संपर्क है, वो आपसे संपर्क साध करके आपसे राय लेते हैं। लेकिन आपका कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सब लोग जो है आपसे टेलीफोन के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पे आपसे नहीं मिल सकते, तो उनके लिए एक आपने जो है वो सोशल मीडिया हाँ जी, सोशल मीडिया एक तो माध्यम बनाया। हाँ जी। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग आपके ने जो अचीव किया है इस क्षेत्र में, जो आपने उन्नत बागवानी शुरू की है, वो आपके जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आपका कहने का तात्पर्य। हाँ जी, बिल्कुल जी। और जो एक और सवाल मेरे जहन में आता है, जब व्यावसायिक करण की हम बात करते हैं सेब उत्पादन की, तो ये कैसे हम सुनिश्चित करें उन बागवानों के लिए जिनको ये लगता है कि लोकल मार्केट में जाएं, आसपास दें, कहाँ किस तरह का सेब कहाँ पे ले जाएं, बाहर की मंडी में ले जाएं, बाहर के ले जाएं, वो कैसे मंडी का सिलेक्शन तो ये सबकी अपनी मार्केटिंग है। जी। इस पे आपका, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे लोकल मंडी में, तो वो तो सबकी अपनी मार्केट जी। है ना, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ ले जाता है। सिर्फ ये है कि जो इंडिया में जो सेब चलता है, जो लाल सेब है, उसकी जो आपका क्वालिटी एप्पल हो, आप किसी भी मंडी में ले जाओ जी। उसका रेट मिल जाता है। जी। लेकिन आपका ग्रीन एप्पल हो गया, गोल्डन्स हो गए, या फिर आपका रेड गोल्डन हो गया, इनके रेट्स यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं रहते जी। हैं। बल्कि जो बाहर का जो अगर वो देखा जाए, बाहर ग्रैनी स्मिथ और गाला, जी। ये दो बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड होती है और अच्छे रेट्स होते जी। हैं। लेकिन इंडिया में यहाँ पे ग्रैनीस में जो ये ग्रीन एप्पल है, यहाँ पे इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, और दूसरा इसको इतने अच्छे रेट्स भी नहीं मिल रहे हैं। जो गालाज है, गालाज आने वाले टाइम के लिए तो बहुत अच्छा जी। ऑप्शन है, आप- कहीं भी ले जाओ क्वालिटी फ्रूट तो। जी। आपने कहा कि जो क्वालिटी फ्रूट है उसकी मांग, उसकी मार्केटिंग, उसका दाम जो है हर जगह में मिल जाएंगे। हाँ जी, जो हरा सेब है उसमें अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत है। लेकिन आपने ये भी कहा कि जो लाल सेब है, बढ़िया सेब है, वो देश विदेश में कहीं भी जहाँ जिस मंडी में आपको अच्छा दाम मिले, उसमें जो है आप जाके जो है वो अपना सेब जो है बेच सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चौहान साहब, फिर किसी और कार्यक्रम में बहुत कुछ जानने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज जितना भी हमारा विषय था उसके ऊपर आपने तमाम जानकारी दी, हमारे दर्शकों का
उत्साहवर्धन भी किया और उनको आने के लिए मोटिवेट भी किया। आपका स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी सेब उत्पादन के बारे में, उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही साथ जो भी सुझाव हमने आपको दिए सेब उत्पादन के क्षेत्र में, उन्हें आप दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।